हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशिका तोंगर। वेलकम टू AIR गुरुकुल। तो आज का ये सेशन रहेगा आपका कंप्लीट एसएससी सीजीएल की इंफॉर्मेशन के ऊपर। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के बारे में सोचते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है, काफ़ी अच्छी इसके अंदर पोस्ट है, बट बहुत सारे कंफ्यूजन बच्चों को रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके सभी सवालों को लिया जाएगा, सभी का आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो के अंदर मैं जल्दी से बताती हूँ हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। आपका क्या एग्जाम प्रोसेस होता है सीजीएल का, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, क्या एग्जाम सिलेबस होता है टीयर 1 का, टीयर 2 का, सीजीएल के अंदर आपका क्या क्या पोस्ट आता है, और उसी के साथ साथ लास्ट 5 इयर्स में सीजीएल में क्या आपका प्री का कट ऑफ गया है, और लास्ट 5 ईयर में सीजीएल में क्या वैकेंसी ट्रेंड रहा है। ये सारा हम आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए भाई जरा जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले व्हाट इज एसएससी सीजीएल। हाँ भाई, कि एसएससी सीजीएल आखिरकार है क्या, जिसका इतना ज्यादा आजकल क्रेज मचा हुआ है हर जगह, रील्स पर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। तो एसएससी सीजीएल है क्या, है ना। एसएससी सीजीएल अब आपका एक यूपीएससी के बाद अगर किसी का क्रेज है इंडिया में अभी, तो वो आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम का है। तो इसके पीछे देखिए रीजन भी है। रीजन क्या है कि एसएससी सीजीएल में आपके काफी ज्यादा अच्छे पोस्ट आते हैं। जो भी आपके यूपीएससी एस्पिरेंट्स है वो भी ये सोचते हैं कि भाई यूपीएससी में जाने से पहले हम सीजीएल से एक अच्छे लेवल का पोस्ट सिक्योर कर लेते हैं, और फिर हम आराम से टेंशन फ्री होकर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सीजीएल के अंदर आपकी काफी सारी बढ़िया वैकेंसीज आती है। तो एसएससी सीजीएल वही आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है। ठीक है भाई, ये आपका क्या है, ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है, राइट। ये आपका ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है। ये एग्जाम वही बच्चे दे सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, राइट। जैसे मान लो भाई आपने अपना ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट हो चुका है वो तो दे ही सकते हैं, प्लस जिन्होंने भी लास्ट ईयर ग्रेजुएशन में अपना एग्जाम दे दिया है और वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो बच्चे भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। बट उसमें कंडीशन होती है, जब वो फॉर्म आता है तो उसमें लिखा होता है कि भाई इस डेट तक आपका ग्रेजुएशन हो चुका हो। तो अगर उससे पहले आपका रिजल्ट आ गया है तो आप एलिजिबल है, अगर नहीं आया है तो फिर सॉरी भाई, फिर आप भले ही पेपर दे दो, आप क्लियर कर लो, बट आपको फिर पोस्ट नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी, राइट। तो ये आपका ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है जो एसएससी के द्वारा कंडक्ट करा जाता है। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है इसके अंदर आपका ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है भाई, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में की मिनिस्ट्रीज में, डिपार्टमेंट्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी आपकी ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल की पोस्ट है वो आपकी इसके अंडर आती है, राइट। चलिए, तो सबसे पहले आ जाते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस पे कि एसएससी सीजीएल का क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो देखो 2022 से आपका पैटर्न चेंज हुआ है। पहले उससे पहले क्या होता था, आपका प्री होता था, मेंस होता था, फिर मेंस के बाद आपका एक टीयर 3 भी होता था जिसमें आपका एसे राइटिंग ये सब आता था। फिर आपका टीयर 4 होता था जिसमें आपका ये टाइपिंग और कंप्यूटर टेस्ट होता था, राइट। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था। तो ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी प्रोसेस होता था। तो अब उसके बदले में एसएससी ने 2022 में पैटर्न कंप्लीटली चेंज कर दिया। सबसे पहले उसने क्या करा कि प्रीलिम्स को क्या कर दिया इसने, प्रीलिम्स आपका होगा, राइट, टीयर 1 को हम प्रीलिम्स भी कह सकते हैं, राइट। तो ये आपका प्रीलिम्स है, इसमें आपका ऑनलाइन वाला ही फॉर्मेट रहेगा, ऑनलाइन ही होगा, प्रीलिम्स भी ऑनलाइन होगा, और जो आपका मेंस है वो भी आपका ऑनलाइन ही रहेगा, और दोनों ही आपके एमसीक्यू टाइप रहेंगे। अब जो आपका सब्जेक्टिव टीयर 3 होता था वो आपका हटा दिया, और जो आपका टीयर 4 होता था टाइपिंग का, वो अब एसएससी क्या करता है, वो आपका इस मेंस के साथ ही ले लिया जाता है। ठीक है भाई, मेंस में आप पहले अपना एग्जाम दोगे, एग्जाम के बाद आपको बीच में गैप मिलेगा और फिर आपका टाइपिंग होगा, राइट। तो अब जो टाइपिंग के लिए आप फिर से वेट करो 2-3 महीने, तो वो अब उस प्रोसेस को शॉर्ट करने के लिए आपका प्री होना है, मेंस होना है, मेंस में ही आपका साथ में टाइपिंग हो जाएगा, और उसके बाद फिर सीधा आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये आपका क्या है भाई, फाइनल स्टेज है।
जो भी बच्चे मेंस को क्वालिफाई करके सिलेक्टेड होंगे पोस्ट के लिए, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और इसमें हाँ जी, बच्चों को एक डाउट होता है क्या इसमें इंटरव्यू होता है? नहीं, इसमें आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होता। ओके तो भाई क्लियर हुआ? मैं एक बार जरा फिर से रिपीट करती हूँ। आपका स्टेज 1 आपका प्रीलिम्स एग्जाम है, राइट। स्टेज 2 आपका मेंस एग्जाम है, और उसके बाद आपका कोई भी एज सच रिटर्न एग्जाम नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। उसके बाद सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो भी बच्चे मेंस को क्वालिफाई करेंगे उनको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। एक और इसमें मैं चीज ऐड करना चाहूंगी, पहले क्या होता था 2022 से पहले आपके प्री प्लस मेंस प्लस टीयर 3 के मार्क्स काउंट होते थे जब आपका फाइनल मेरिट बनता था। बट अब क्या हो गया है 2022 से, प्रीलिम्स आपका क्या है, सिर्फ क्वालिफाइंग है। ठीक है भाई, प्रीलिम्स आपका क्या है, सिर्फ क्वालिफाइंग है। मतलब क्या है, अगर आपका कट ऑफ 200 में से 110 पर गया है तो 110 बच्चे वाला भी क्वालिफाई है और 170 वाला बच्चा भी क्वालिफाई है। ठीक है, जो आपको पोस्ट मिलेगी वो आपको प्री के बेसिस पर नहीं मिलेगी, पोस्ट आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ आपके मेंस एग्जाम के स्कोर में। ठीक है भाई, मेंस एग्जाम में आप क्या स्कोर कर रहे हो उसी के बेसिस पर आपको पोस्ट अलॉट होंगी। प्रीलिम्स सिर्फ आपका अब क्वालिफाइंग नेचर का रह गया है कि आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, या तो आप कट ऑफ पर क्वालिफाई करो या फिर आप 200 में से 200 ले आओ, उस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। प्रीलिम्स एग्जाम के आपके मार्क्स काउंट नहीं होंगे फाइनल मेरिट में। फाइनल मेरिट आपकी टोटली सिर्फ और सिर्फ टीयर 2 के बेसिस पर बनेगी, राइट। तो ये आपका एग्जाम प्रोसेस हो गया। अब जरा एग्जाम पैटर्न पर आते हैं कि टीयर 1 एग्जाम पैटर्न आपका क्या है। तो देखो टीयर 1 के अंदर आपके 4 सेक्शंस आते हैं। आपका रीजनिंग है, मैथ्स है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आपका इंग्लिश है, एंड द लास्ट वन इज योर जीए, है ना, योर जनरल अवेयरनेस जीके, राइट। तो आपके 25-25 क्वेश्चंस आएंगे, 50-50 मार्क्स के होंगे। मतलब एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। टाइम आपको कितना मिलेगा भाई, टाइम आपका रहेगा 60 मिनट्स। ओके, 1 घंटे का आपका टोटल टेस्ट होगा। 25 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स है, 50 मार्क्स का। तो सारे सेक्शंस आपके क्या है, इक्वल है। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग क्या है, देखिए नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे 0.50 पर रॉन्ग आंसर। हर एक रॉन्ग आंसर पर आपके कितने मार्क्स कटेंगे, 0.5, मतलब आधा मार्क्स आपका कट जाएगा। ओके, अब आपका एग्जाम 2 पैटर्न क्या है, मतलब जो आपका टीयर 2 एग्जाम पैटर्न है वो आपका क्या है। तो देखो टीयर 2 में आपका सबसे पहले होता है एक पेपर 1। ठीक है, ये जो पेपर 1 है ना, ये सभी के लिए क्या है, कंपलसरी है। पेपर 1 सभी के लिए कंपलसरी है, ये सभी बच्चों को देना है। जिसने भी प्रीलिम्स क्वालिफाई करा है उन सभी बच्चों को पेपर 1 देना तो कंपलसरी है। पेपर 1 तो आपको देना है। फिर आपका एक पेपर 2 होता है, डिफरेंट शिफ्ट में डिफरेंट डे, वो आपका होता है स्टैटिस्टिक्स का। वो सिर्फ वही बच्चे देते हैं जिन्होंने जेएसए पोस्ट है, आपका एओ पोस्ट है, अगर उनके लिए अप्लाई करा है तो वो ही बच्चे सिर्फ उस टेस्ट को दे सकते हैं, राइट। अभी वो मैं डिस्कस करूंगी, पहले आप इसको देख लीजिए। तो पेपर 1 में देखो आपके ना क्या है भाई, पेपर 1 में ना आपका पेपर 1 होगा 2 hours 15 minutes। ठीक है, जो आपका मेंस होगा, मेंस आपका होगा 2 घंटे 15 मिनट का। अब वो कैसे कैसे टाइम डिवाइडेड है वो देखते हैं। सबसे पहले देखो प्रीलिम्स में आपका एज सच कोई भी सेक्शनल लिमिट नहीं होता, आपको 1 घंटा मिलता है, आप उस 1 घंटे को कैसे भी यूज कर सकते हैं। किसी भी सेक्शन में आप कितना भी टाइम डिनोट कर सकते हैं। बट मेंस के टाइम पर क्या है, मेंस के टाइम पर ना आपके 2 सेक्शन है, एक आपका सेक्शन 1 है, एक आपका सेक्शन 2 है। जो आपका सेक्शन 1 है वो भी आपका कितना है, 1 आवर का है। जो सेक्शन 2 है वो भी आपका क्या है, 1 आवर का है। यहां पर आपको सेक्शनल लिमिट मिलेगी। सेक्शन 1 के लिए आपको पहले 1 आवर मिलेगा, फिर जब 1 आवर कंप्लीट हो जाएगा तो वो सेक्शन 1 आपका बंद हो जाएगा, फिर आपका सेक्शन 2 खुल जाएगा। सेक्शन 2 के लिए भी आपको कितना मिलेगा, 1 घंटा मिलेगा। अब सेक्शन 1 में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, तो सेक्शन 1 में देखो भाई, सबसे पहले तो आपका देखिए इसमें आपका मैथ्स है और आपका रीजनिंग है। ठीक है, तो मैथ्स और रीजनिंग आपका सेक्शन 1 में है। 30 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के होंगे, 30 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के होंगे। टोटल टाइम आपको मिलेगा 60। टोटल क्वेश्चंस आपके कितने हो गए, 60 क्वेश्चंस हो गए। और टोटल टाइम कितना है, टाइम भी है आपका 60 मिनट्स, यानी कि 1 आवर। और यहाँ पर भाई वेटेज कितनी है, यहाँ पर हर एक क्वेश्चन की वेटेज है 3 नंबर, यानी कि 180 मार्क्स।
ओके तो 1 सेक्शन का कितना हो गया आपका, सेक्शन 1 का आपका स्कोर हो गया टोटल 180 मार्क्स। नाउ मूविंग टू सेक्शन 2, तो सेक्शन 2 में देखो भाई आपका इंग्लिश रहेगा और आपका क्या रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा। इंग्लिश के आपके 45 क्वेश्चंस है, जनरल अवेयरनेस के आपके 25 क्वेश्चंस है। तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए, टोटल क्वेश्चंस आपके हो गए 70। और सेक्शन 2 में आपका जो टोटल स्कोर बन रहा है वो बन रहा है आपका 210। ओके तो सेक्शन 1 में आपके 30 क्वेश्चंस मैथ्स, 30 क्वेश्चंस रीजनिंग। देखो सेक्शन के अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं है, अगर आपका 1 घंटा आपको जो मिला है सेक्शन 1 के लिए, उसमें टोटल आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कितना कितना टाइम दे रहे हो। या तो आप पूरे 1 घंटे मैथ्स ही करते रहो, आपका चॉइस है, या पूरे 1 घंटे आप रीजनिंग करते रहो, आपका चॉइस है। सेक्शन 1 में आपका मतलब इस सेक्शन में आपका कोई टाइम लिमिट नहीं है सेक्शन के बीच में, बट हाँ सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच में आपका टाइम लिमिट है, राइट। सिमिलरली ऐसे आपका सेक्शन 2 में आपका इंग्लिश है, जीके है, या तो आप पूरा 1 घंटे इंग्लिश कर लो या पूरा 1 घंटे जीके कर लो, आपकी चॉइस है। यहां पर आपका कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, सेक्शंस के बीच में आपका टाइम लिमिट नहीं है, बट सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच में आपका टाइम लिमिट है। ठीक है, 1 घंटा होते ही आपका वो सेक्शन बंद हो जाएगा और फिर सेक्शन 2 खुलेगा जिसमें आपका इंग्लिश और जीके आएगा। ओके और क्वेश्चन मार्क्स आपके सेम है, सब में आपके 3-3 नंबर का ही रहेगा। सेक्शन 1 आपका 180 मार्क्स का है क्योंकि यहाँ पर आपके 60 क्वेश्चंस है, और सेक्शन 2 आपका 210 मार्क्स का है क्योंकि यहाँ पर आपके टोटल कितने क्वेश्चंस है, 70 क्वेश्चंस है। उसके बाद जब आपका सेक्शन 2 कंप्लीट हो जाएगा इंग्लिश और जीके वाला, 1 घंटा फिनिश हो जाएगा, तो अपने आप ही वो सेक्शन आपका बंद हो जाएगा और फिर आपका खुलेगा सेक्शन 3 एंड दैट इज योर कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट में आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे और टोटल मार्क्स कितने होंगे, उसके टोटल मार्क्स होंगे 60, राइट। अब देखो जो आपका फाइनल मेरिट बनेगा, जिसके बेसिस पर आपको पोस्ट अलॉट होगी, वो आपका सिर्फ और सिर्फ इन 2 सेक्शन से बनेगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। जो आपका सेक्शन 3 है ना, ये आपको क्या करना है, ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। ठीक है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसमें ऐसा नहीं है कि इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में काउंट होंगे, नहीं, बट क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर मान लो आपने स्कोर इसमें 180 में से 180 ले आए, इसमें से 210 में से 210 ले आए, बट आप कंप्यूटर को क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो फिर आपको कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगा। ये भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, बच्चे 390 में से 390 मार्क्स ला रहे हैं बट कंप्यूटर में वो फेल हो रहे हैं। तो कंप्यूटर सेक्शन को भी हल्के में नहीं लेना है, क्वालिफाइंग नेचर है, बट एसएससी पता है क्या करता है, एसएससी का मतलब दिमाग की बात है, क्या कह सकते हैं। एसएससी आपके ये सारे सेक्शन बहुत इजी दे देता है, कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा फंसाने वाला, ट्रिकी दे देता है कि बच्चों का कंप्यूटर सेक्शन ही क्लियर नहीं हो पाता। तो अगर आप एसएससी सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं तो मेरा आपको यही सजेशन है कि भाई कंप्यूटर को भी हल्के में ना ले। प्लस मैं यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि कुछ मेरी पोस्ट है, जैसे आपका एएसओ वाली जो पोस्ट है, राइट, उनमें ना आपका कंप्यूटर को सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना है। अगर आप एएसओ के लिए टारगेट कर रहे हैं, अगर आपने अपना पोस्ट प्रेफरेंस में एएसओ डाला है, तो वहां पर आपको सिर्फ कंप्यूटर को क्वालिफाई करने से काम नहीं चलेगा, वहां पर आपको कंप्यूटर में एक सर्टेन स्कोर करना पड़ेगा। और ये जो स्कोर है ना, ये आपका जब पेपर होता है उसी के बेसिस पर डिसाइड होता है, मतलब जिस एग्जाम का, जिस लेवल का एग्जाम होता है उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ डिसाइड होती है, राइट। तो आपको उसके अकॉर्डिंग फिर स्कोर करना होगा अगर आप किसी पर्टिकुलर पोस्ट को टारगेट कर रहे हैं। ये चीज क्लियर हुई। चलिए आगे चलते हैं, मूविंग टू नेक्स्ट। हाँ, अब ये जो आपका पेपर 2 है, तो पेपर 2 सभी बच्चों के लिए नहीं है। पहले जैसे पहले देखिए आपका पेपर 1 हो जाएगा किसी दिन, फिर उसके अगले दिन या उसके अगले दिन, जिस दिन भी टाइम होगा उस दिन आपका पेपर 2 रखा जाएगा। पेपर 2 आपका होगा स्टैटिस्टिक्स का, बट ये सभी बच्चों के लिए नहीं है। पेपर 2 आपका सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो या तो जेएसओ के लिए अप्लाई करा है, या फिर आपने एएओ के लिए अप्लाई करा है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, या फिर एक हमारा स्टैटिस्टिकल इन्विजिलेटर होता है। अगर आपने उन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करा है और आपने टीयर 1 कट ऑफ को भी क्लियर करा है। टीयर 1 में देखो, जब आपका टीयर 1 का रिजल्ट आएगा, राइट, तो टीयर 1 में ना आपका ये जो जेएसओ है और एएओ है, इनका अलग से कट ऑफ आता है, इनका कट ऑफ थोड़ा सा हायर होता है, राइट। तो जो बच्चे उस कट ऑफ को क्लियर करे हैं और उन्होंने अप्लाई करा है, वही इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। ओके, आपकी 3 कट ऑफ आती है,
टीयर 1 के एग्जाम के बाद। एक तो आपका ये जेएसओ के लिए आता है, एक आपका एओ के लिए आता है, और एक आपका आता है अदर पोस्ट के लिए, जिसमें मतलब जिसमें सभी बच्चों ने अप्लाई करा होता है। तो जो अदर पोस्ट वाला होता है वो आपका थोड़ा सा कम होता है, और जो ये जेएसओ और एओ वाला होता है ये आपका थोड़ा सा हायर कट ऑफ होता है। तो जिन बच्चों ने जेएसओ और एओ के लिए अप्लाई करा है, प्लस अप्लाई करने से कुछ नहीं होगा, अगर आपने वो कट ऑफ भी क्लियर करा है, ठीक है, तो फिर आप इस पेपर 2 में बैठ सकते हैं स्टैटिस्टिक्स में। तो इसमें आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे और टोटल मार्क्स इसके कितने होंगे, 200 मार्क्स होंगे, राइट। बट हाँ, पेपर 1 भी आपके लिए कंपलसरी है। अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पेपर 1 भी आपको देना होगा, प्लस आपको पेपर 2 भी देना होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको पेपर 2 देना, नहीं, पेपर 1 सभी के लिए कंपलसरी है, ठीक है, सभी को देना है, और पेपर 2 उन बच्चों को देना है जिन्होंने जेएसओ और एओ पोस्ट के लिए अप्लाई करा है, प्लस जिन्होंने टीयर 1 में वो कट ऑफ भी क्लियर करी है, राइट। मैंने आपको क्या बताया था कि टीयर 1 आपका क्वालिफाइंग है। टीयर 1 आपको सिर्फ क्या करना है, क्वालिफाई करना है, उसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। बट अगर आप जेएसओ और एओ पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो जेएसओ और एओ का कट ऑफ जाएगा वो कट ऑफ आपको क्लियर करना होगा, तभी आप इस पेपर 2 में स्टैटिस्टिक्स के पेपर में बैठ सकते हैं, राइट। चलिए अब देखिए, टीयर 2 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 इन सेपरेट शिफ्ट और डेज, है ना। मैंने आपको बताया कि जो आपका टीयर 2 है उसमें आपका जो पेपर 1 है और जो पेपर 2 है, पेपर 2 आपका कौन सा है, पेपर 2 है आपका स्टैटिस्टिक्स का। तो ये आपके अलग अलग शिफ्ट या अलग अलग डेज में कंडक्ट कराए जाएंगे। पेपर 1 इज कंपलसरी फॉर ऑल द पोस्ट, पेपर 1 सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी है, बट जो आपका पेपर 2 है ये सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जेएसओ इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 इन द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड हु आर शॉर्ट लिस्टेड इन टीयर 1 फॉर दीज पोस्ट, ठीक है। पेपर 2 सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जिन्होंने जेएसओ या आपका जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर है इसके लिए अप्लाई करा है, प्लस जो टीयर 1 का कट ऑफ गया है इन पोस्ट के लिए वो कट ऑफ भी क्लियर करा हो, तभी आप पेपर 2 में बैठ सकते हैं, राइट। आ जाते हैं, चलिए अब जल्दी से आते हैं सिलेबस की, टीयर 1 का सिलेबस क्या है। तो टीयर 1 में आपके 4 सेक्शन थे, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, जीएस। तो इनको जल्दी से डिस्कस करते हैं, इसमें क्या क्या आपका सिलेबस है। तो देखो भाई, रीजनिंग में आपका वही आएगा, आपका नंबर सीरीज आएगा, अरिथमेटिक नंबर सीरीज आएगा, कोडिंग डिकोडिंग है, नॉन वर्बल सीरीज है, आपका सिलोजिज्म आता है, फिगर वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, राइट, एम्बेडेड फिगर वाला या फिर जो फिगर के बीच में रिलेशंस होता है, ओके। और आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन भी आ सकता है, आपके विजुअल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, नॉन वर्बल सीरीज होगी, ब्लड रिलेशन, यस ब्लड रिलेशन भी आपका आता है, राइट। तो ये सारे आपके वही टॉपिक्स हैं, सारे जो आपके किस में आते हैं, प्रीलिम्स में आते हैं। देखो भाई, प्रीलिम्स के लिए मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगी, प्रीलिम्स का रीजनिंग इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो अगर आप अभी नए नए आए हैं, आप अपना सिर्फ मॉक दीजिए। मॉक में आपको जहाँ भी जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक में आपकी गलती हो रही है या फिर आपका स्पीड नहीं बढ़ रहा, तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए वीडियोस रेफर कर सकते हैं। बट आपको एज सच पूरा ऐसे रीजनिंग पढ़ने का आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स का रीजनिंग एसएससी का काफ़ी ज़्यादा ईजी आता है। तो आप बस मॉक के थ्रू प्रैक्टिस करें, प्लस आपका कोई भी अगर वीक पॉइंट है तो आप उसके लिए वीडियोज़ को रेफर करें। फिर आता है आपका जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में भाई आपका वही है, इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्री से रिलेटेड आपका जो भी हिस्ट्री है, कल्चर है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक साइंस है, जनरल पॉलिसी है और आपका साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप कहेंगे, मतलब वही आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ठीक है, उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे, प्लस आपका करंट अफेयर्स। अब देखो, एसएससी का करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा वास्ट है। बैंक में क्या है, बैंक में आपका अगर एग्जाम हो रहा है तो एग्जाम के मंथ से लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स पूछा जाता है, बट एसएससी के करंट अफेयर पूछने का कोई भी सर पैर नहीं है। वो 2-2 साल पुराने करंट अफेयर्स भी पूछ लेता है। तो आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टिक ना रहे, पैटर्न देखें एसएससी का क्या पैटर्न रहा है और उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्ट्रैटेजी प्लान करें, मेरा आपको यही सजेशन है। और आपके देखिए बुक्स एंड ऑथर्स, यस देखिए बुक्स एंड ऑथर्स आपका इंपॉर्टेंट है, इससे आपका प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन आता ही आता है। इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स लाई है, तो ये भी आपका करंट अफेयर्स का ही पार्ट हो गया, राइट। आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट है, फिर आपका स्टैटिक, जीके एंड आपका साइंस, राइट। तो ये आपका सिलेबस है
जीके का। नाउ मूविंग टू क्वांट्स मैथ्स, तो इसमें आपका सबसे पहले तो अरिथमेटिक वाला आ जाएगा आपका, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, रेशियो प्रपोर्शन, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एसआई एंड सीआई, राइट। फिर आपका एडवांस्ड मैथ्स है आपका एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आपके ये बार डायग्राम और पाई चार्ट रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। हिस्टोग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके प्रीलिम्स में काफ़ी बार आ जाते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले आप मैथ्स में क्या करो, सबसे पहले आप मैथ्स में जो भी आपका फेवरेट पार्ट हो, अगर आपका अरिथमेटिक फेवरेट है तो आप पहले अरिथमेटिक को कंप्लीट करो। अगर आपको एडवांस्ड में इंटरेस्ट है तो आप पहले अपना एडवांस्ड को अच्छे से कंप्लीट करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ। आप प्रैक्टिस पे मत जाओ, स्पीड पे मत जाओ। सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको प्रॉपर अपने नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर अपना पहले सिलेबस कंप्लीट करिए, ठीक है भाई। मैथ्स में आपका सबसे पहला फोकस यही रहेगा कि आपको अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, अच्छे से अपने नोट्स बनाने हैं और फिर उन्हीं नोट्स को रिवाइज करना है। उन्हीं नोट्स को रिवाइज करिए, उन्हीं नोट्स को प्रैक्टिस करिए, ओके। चलिए नाउ मूविंग टू इंग्लिश। अब इंग्लिश भाई मेरा सेक्शन है, राइट। तो इंग्लिश में भाई आपके प्रीलिम्स में वही आपके एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस आएंगे, नरेशन के भी आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले। तो ये आपके देखिए 2 से 3 क्वेश्चंस आते ही हैं वॉइस और नरेशन से। आपका क्लोज टेस्ट भी आता है, एरर स्पॉटिंग भी आता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है। बाकी आपका जो वोकैबुलरी है, आपका वन वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, स्पेलिंग करेक्शन, और आपका ये PQRS है ना, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। RC भी आता है इस बार, तो आपके प्रीलिम्स में RC भी आया है काफ़ी अच्छे लेवल का, राइट। तो अब आप इंग्लिश इस बार आपके प्रीलिम्स में काफ़ी अच्छे लेवल की पूछी गई, नहीं तो इससे पहले बहुत ही हल्के लेवल की आती थी, बट 2025 से लेवल आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। तो ऐसे में क्या करना है भाई, अपना अच्छे से अपना पढ़ाई स्टार्ट करिए, प्रॉपर अपना टाइम टेबल बनाइए। अगर आप देखिए वोकैबुलरी तो आपको अभी से करना होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आप सोचे भाई एग्जाम है, एग्जाम से 10 दिन पहले वोकैबुलरी करेंगे, नहीं। वोकैबुलरी आपको अभी से करना है। प्लस अगर आपका इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपना कॉम्प्रीहेंशन पार्ट भी अभी से प्रैक्टिस करें। डेली बेसिस पर आप आधा घंटा दे, बट दे ज़रूर, ओके। बाकी आप अपना ग्रामर टॉपिक वाइज चीज़ों को पहले कंप्लीट करो। ग्रामर आप अपना करते रहो साथ के साथ टॉपिक वाइज, प्लस आप अपना वोकैबुलरी और कॉम्प्रीहेंशन डेली बेसिस पर करिए, ओके। तो ये हो गया आपका सिलेबस फॉर टीयर 1। नाउ मूविंग टू सिलेबस फॉर टीयर 2। अब देखो टीयर 2 और टीयर 1 के सिलेबस में एज सच बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है कि कहीं आप सोचो भाई टीयर 1 में कुछ अलग आ रहा है, टीयर 2 में कुछ अलग आ रहा है, या फिर लेवल बढ़ रहा है। लेवल बढ़ने में भी ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी बार क्या भाई, मैंने तो काफ़ी बार देखा है कि मेंस का पेपर बहुत ही ज़्यादा ईजी आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा ईजी, राइट। तो SSC का कुछ नहीं कह सकते, बट हमें प्रिपरेशन मेंस लेवल की करनी है। हम सोचे भाई इजी आता है तो इजी क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा नहीं है। आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं मेंस के लिए। मेंस के लिए आपको थोड़ा खुद से एक स्टेप अबव अपना प्रिपरेशन रखना होगा। तो देखिए जो आपका सेक्शन 1 है ना, पेपर 1 में जो आपका सेक्शन 1 है, पेपर 1 हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक आपका सेक्शन 1, एक आपका सेक्शन 2। फिर सेक्शन 3 आपका किसका है, कंप्यूटर का है। तो सेक्शन 1 में आपका सबसे पहले क्या है, मैथ्स है। तो मैथ्स में आपका वही है भाई, आपका नंबर सिस्टम आएगा और जो आपके अरिथमेटिक है वो सारा आएगा, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, CI, SI, रेशियो प्रपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम, वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, जो भी आपका अरिथमेटिक है वो सारा आएगा। आपका एडवांस आएगा भाई अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, राइट। जो भी आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है वही सेम है, बस यहाँ पर एक एडिशनल चीज ऐड होती है, वो है आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये चीज आप नोट करना, ये आपका एडिशनल टॉपिक है जो आपका सिर्फ और सिर्फ मेंस में पूछा जाता है, और यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको छोड़ना नहीं है। काफ़ी बार 4-5 क्वेश्चंस भी पूछ रहा है SSC। ये बच्चे सोचते हैं कि चलो छोड़ो 2-3 क्वेश्चन ही तो आएंगे, नहीं भाई, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा ऐसे डिफिकल्ट नहीं है। आप एक बार अपना पहले प्रीलिम्स लेवल तक का आप कंप्लीट करिए, फिर आप आराम से आना और स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के प्रॉपर नोट्स बनाना, प्रॉपर पढ़ना, ओके। ज़्यादा ऐसे डिफिकल्ट नहीं है, तो दिक्कत मत लेना ज़्यादा। अब आ जाते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में भी आपका वही सेम सिलेबस रहेगा जो आपका किसमें था, जो आपका प्रीलिम्स में था, बस यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। प्लस यहाँ पर आपका क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये 2 चैप्टर्स भी आपके इसमें ऐड हो जाते हैं, ठीक है भाई। प्रीलिम्स में आपका क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस नहीं आते, बट मेंस में आपके क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस 4-5-6 क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी अच्छे लेवल के आते हैं, ओके। बाकी आपका वही सेम रहेगा, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग,
आपका फिगरल एनालॉजी, वेन डायग्राम, एम्बेडेड फिगर, अरिथमेटिक सीरीज, नंबर सीरीज, है ना, ब्लड रिलेशन, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं बट वही सेम टॉपिक्स है जो आपके प्रीलिम्स में थे वही आपके मेंस में है, बस यहाँ पर आपका जो ये क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला पार्ट है वो आपका यहाँ पर एडिशनल ऐड होता है और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब आ जाते हैं इंग्लिश, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 का पार्ट 1 है इंग्लिश। तो यहाँ पर भी आपका सेम वही रहेगा, आपके एरर स्पॉटिंग, वॉइस, नरेशन और आपके वोकैबुलरी, राइट, एंटोसाइनो, वन वर्ड इडियम्स, स्पेलिंग करेक्शन, बट यहाँ पर आपका होमोनिम्स और ऐड होते हैं, ठीक है। होमोनिम्स आपके होते हैं जिनका साउंड सिमिलर होता है बट उनका स्पेलिंग डिफरेंट होता है, वो आपके होते हैं होमोनिम्स। प्लस यहाँ पे देखिए भाई आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, ठीक है भाई, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके 3 to 4, ठीक है, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं और एक एडिटोरियल बेस्ड भी होगा, ठीक है। ये एसएससी ने अपनी नोटिफिकेशन में भी स्पेसिफिकली मेंशन करा है कि मेंस में आपके 3 से 4 आरसी आएंगे जिसमें से एक आपका एडिटोरियल बेस्ड भी होगा, राइट। तो अगर आपको आरसी का प्रैक्टिस करना है तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि भाई डेली 2 से 3 मंडे टू सैटरडे मेरा आरसी शो आता है जिसको बच्चे काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो वहाँ पर हम एडिटोरियल बेस्ड आरसी करते हैं, एडिटोरियल बेस्ड क्लोज टेस्ट करते हैं और एडिटोरियल बेस्ड आपके पैराजंबल भी सॉल्व करते हैं। तो देखो भाई आपका प्रैक्टिस भी हो रहा है कॉम्प्रिहेंशन का, प्लस आपका रीडिंग पार्ट भी डेवलप हो रहा है। तो जो भी बच्चे भाई जिनका इंग्लिश वीक है मैं उनको यही सजेस्ट करूंगी कि भाई आप लोग आरसी शो ज़रूर फॉलो करें। अब आ जाते हैं सेक्शन 2 का पेपर 2, दैट इज योर जनरल अवेयरनेस, है ना। सेक्शन 2 में आपका इंग्लिश और जीके था, तो यहाँ पर भी वही सेम है, आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इको, साइंस, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी और जो भी आपका स्टैटिक जीके है वो सारा आपका यहाँ पर आएगा, राइट। कोई एज सच मेजर डिफरेंस नहीं है। स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, इंडिया डेट्स, नेबरिंग कंट्रीज, इंपॉर्टेंट डेज, करंट अफेयर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, इंपॉर्टेंट स्कीम्स एंड पीपल इन न्यूज़, ठीक है भाई, जो भी लोग न्यूज़ में हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। नाउ मूविंग टू सेक्शन 3 आपका, जिसके अंदर आपका कंप्यूटर नॉलेज है। तो कंप्यूटर नॉलेज में सबसे पहले तो आपके कंप्यूटर बेसिक्स आएंगे, फिर आपके सॉफ्टवेयर रिलेटेड, फिर आपका वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स एंड बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी। अब देखो सिलेबस इसका ज़्यादा नहीं है बट एसएससी बहुत ज़्यादा इससे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो देखिए आप अपना कंप्यूटर भी अच्छे से पढ़िएगा, ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छे से सब कुछ पढ़ लो बट कंप्यूटर को हल्के में लो, तो कोई फ़ायदा नहीं है 390 में से 390 स्कोर करने का अगर आप कंप्यूटर क्वालिफाई ना कर पाओ, और वो सही में बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, ठीक है भाई। आपने मेहनत करके इतना अच्छा स्कोर कर लिया बट कंप्यूटर की वजह से रह गए। अब रहना तो देखिए रहना है, अब चाहे रीज़न कुछ भी हो, लोग ये नहीं देखेंगे कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और किस वजह से नहीं हुआ, ये देखेंगे कि भाई आपका नहीं हुआ एट द एंड, राइट। तो आप कंप्यूटर को भी हल्के में मत लो, कंप्यूटर को भी डे 1 से अपना पढ़ते रहो थोड़ा थोड़ा करके, फिर जब मेंस आए तो तब अच्छे से पढ़ना और प्लस प्रीवियस ईयर ज़रूर सॉल्व करना, ठीक है भाई। प्रीवियस ईयर सॉल्व करना, देखना एसएससी कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछता है। हाँ, अब एक बार मैं ज़रा ये स्टैटिस्टिक्स का भी सिलेबस आपको बता देती हूँ। तो देख लो भाई, जो भी स्टैटिस्टिक्स वाले बच्चे जो एसओ के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपका देखो इसमें कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, आपका मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, मोमेंट्स, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस, correlation and regression, probability theory, random variable and probability distributions, sampling theory, statistical inference, analysis of variance, time series analysis and index numbers। तो ये आपका प्रॉपर सिलेबस है स्टैटिस्टिक्स पार्ट का। तो जो भी बच्चे जेएसओ और एओ या स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो बच्चे इस सिलेबस को देख ले, ध्यान में रखें, ओके। चलिए अब आ जाते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, यस, कि एसएससी सीजीएल के अंदर पोस्ट कौन कौन सी है। तो देखिए भाई मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी पोस्ट। तो देखो सबसे पहले जो आपका पे लेवल 7 है, राइट, जो आपकी ग्रुप बी पोस्ट है, एज लिमिट भी यहाँ पे साथ में मेंशन है। तो इसमें आपकी क्या क्या पोस्ट आती है भाई, इसमें आपका देखो एएसओ वाला पोस्ट है सीएसएस में, एएसओ है आपका आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो में, एएसओ है आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में, एएसओ है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जिसमें आपका फॉरेन पोस्टिंग होता है, फिर आपका एएसओ है एएफएचक्यू में, आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर्स, राइट। एएसओ है फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एएसओ है आपका अदर मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस में, राइट। अब ये सारी आपकी ग्रुप बी पोस्ट है, इसमें आपका एज लिमिट कितना है 20 से 30, राइट।
देखिए जो आपका नॉर्मल एज लिमिट है वो आपका 20 से 30 है, बाकी थोड़ा बहुत डिपेंड करेगा पोस्ट के अकॉर्डिंग भी। जैसे ये जो है आपका ASO IB में यहाँ पर आपका 18 to 30 है, राइट। बाकी आपका रेलवेज में आपका 20 से 30 है, एक्सटर्नल अफेयर्स में भी आपका 20 से 30 है, AFHQ में भी आपका 20 से 30 है, और ये जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT इसमें आपका 18 से 30 है, और ये जो है आपका अदर मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में यहाँ पर भी आपका क्या है 18 से 30 है। फिर आपका आ जाता है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, ये आपका CBDT के अंदर आता है, ये आपका ग्रुप C पोस्ट है और इसका एज लिमिट है आपका 18 से 30 साल, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, राइट। हाँ, फिर आपके देखिए एक्साइज इंस्पेक्टर, ये सारे आपके CBIC के अंदर आते हैं, ये भी आपका ग्रुप B पोस्ट है, इसका भी एज लिमिट आपका 18 से 30 साल है। फिर आपके इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, ये भी आपके ग्रुप B पोस्ट है और यहाँ पर भी आपका एज लिमिट 18 से 30 है। फिर आपके AEO आते हैं, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, राइट, ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर है ये पोस्ट। तो देख रहे हो भाई आप कितनी बढ़िया बढ़िया पोस्ट है, ये भी आपका ग्रुप B पोस्ट है। फिर आपका सब इंस्पेक्टर है CBI में, ये भी आपका ग्रुप B पोस्ट है। फिर आपका इंस्पेक्टर पोस्ट है, ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है, ये भी आपका ग्रुप B पोस्ट है। फिर आपका इंस्पेक्टर है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फिर आपका सेक्शन हेड है वो है आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये भी आपका क्या है भाई ग्रुप B पोस्ट है। तो देख रहे हो भाई कितनी बढ़िया बढ़िया लेवल की पोस्ट है यहाँ पर, इसीलिए तो क्रेज है, और किस चीज़ का क्रेज है। फिर आपका ये पे लेवल 6 है, राइट, इसमें आपका असिस्टेंट या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है अदर मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में, राइट। फिर आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है CBIC में, ये भी आपका ग्रुप B पोस्ट है। फिर आपका एक रिसर्च असिस्टेंट है NHRC में। डिविजनल अकाउंटेंट ये भी है आपका, ये आपका ऑफिस अंडर कैग है, ये भी आपका ग्रुप B पोस्ट है। सब इंस्पेक्टर है NIA में, सब इंस्पेक्टर है आपका, यह जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर है आपका नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में, राइट। फिर आपका ये देखिए JSA है, आपका स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर है और आपका ऑफिस सुपरिटेंडेंट है। तो ये पोस्ट आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन में है। यहाँ पर आपका एज लिमिट देखिए 18 से 32 साल है, ओके। तो JSO पोस्ट के लिए आपका एज लिमिट क्या है 18 से 32 साल। तो जब आप फॉर्म को अप्लाई करें तो ये चीज़ भी ध्यान से देख लेना किस पोस्ट के अंदर क्या एज लिमिट है। वैसे तो सिमिलर है बट फिर भी देख लेना ध्यान करते हुए। जब आप प्रेफरेंस भी फिल करो अपना मेंस के बाद, जब आपका प्रेफरेंस फॉर्म आएगा तो वहाँ पर आपसे पोस्ट प्रेफरेंस मांगा जाएगा, तो एक बार नोटिफिकेशन को सही से पढ़ना और उसके बाद ही फिल करना। फिर आपके ये पे लेवल 5 है, इसमें आपका ऑडिटर आता है, राइट। ऑडिटर आपका कैग के अंदर, ऑडिटर आपका CGDA के अंदर, ऑडिटर आपका अदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स में, ये आपका ग्रुप C पोस्ट है और यहाँ पर आपका एज लिमिट क्या है 18 से 27 साल, ओके। तो एज लिमिट भी ध्यान में रखना जब आप पोस्ट प्रेफरेंस के लिए अप्लाई करोगे, कि कहीं आप ऑडिटर के लिए अप्लाई कर दो और आपका एज 27 के क्रॉस हो गया है, राइट। आपका अकाउंटेंट भी आएगा, ये ऑफिस अंडर कैग है, अकाउंटेंट आपका ये आपका कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इसके अंडर है, ये भी आपके ग्रुप C पोस्ट है। तो यहाँ पर देखिए सबका एज लिमिट आपका क्या है 18 से 27 साल है। फिर आपका अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट का भी पोस्ट है अदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स में, ये भी आपका ग्रुप C पोस्ट है, यहाँ पर भी आपका एज लिमिट क्या है 18 से 27 साल है। फिर आपका ये पे लेवल 4 है, तो ये जो आपका पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, ये पहले आपका CHSL के अंदर था, बट 2022 में जब आपका पैटर्न चेंज हुआ तो ये वैकेंसीज भी इन्होंने CGL के अंडर कर दी, राइट। तो ये भी आपके देखिए ग्रुप C पोस्ट है और ग्रुप C पोस्ट में आपका सब में एज लिमिट क्या है 18 से 27 साल। तो ये आपका पोस्टल और सॉर्टिंग असिस्टेंट है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। फिर आपका सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट या UDC है अपर डिवीजन क्लर्क, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज या मिनिस्ट्रीज अदर देन CCS कैडर्स, राइट। फिर आपका एक सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, ये आपका मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। फिर आपका टैक्स असिस्टेंट है, टैक्स असिस्टेंट CBDT, टैक्स असिस्टेंट CBIC। फिर आपका एक सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ओके। तो ये सारी मेरी पोस्ट है जो आपके SSC CGL के अंदर है, ओके। तो बहुत अच्छे लेवल की पोस्ट है, बहुत अच्छे लेवल की सैलरी है, प्लस बहुत अच्छे लेवल का स्टेटस आपको मिलता है SSC CGL के थ्रू। अब आ जाते हैं सबसे पहले कट ऑफ नहीं मतलब क्या क्या एज रिलैक्सेशन है। तो आपने देखा भाई पोस्ट वाइज आपने एज देख लिया क्या क्या है। तो OBC को देखो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है,
SC/ST को आपका 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, और जो आपका PW है, राइट, तो जो अनरिजर्व में है उनको 10 साल का मिलेगा। फिर जो आपके PWD जो OBC कैटेगरी में आते हैं वहां पर उनको 13 साल का मिलेगा, और जो PWD आपके SSC/ST कैटेगरी में आते हैं, SC/ST में, उनको वहां पे 15 साल का रिजर्वेशन मिलेगा। ओके, तो ये पूरा हमारा रिजर्वेशन है। OBC को कितना मिलता है, SC/ST को, प्लस जो PW है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में उनको कितना कितना रिजर्वेशन मिलता है। अब जरा जल्दी से देखते हैं लास्ट 5 ईयर हमारा क्या वैकेंसी ट्रेंड रहा है। ओके, तो देखो भाई 2019 में आपका 8,428 कुछ वैकेंसीज थी, 2020 में आपकी 7,621 वैकेंसीज थी, 2021 में आपकी 7,035 वैकेंसीज थी, 2022 में, भाई 2022 में आपकी काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज आई थी, 37,000, ठीक है भाई, 37,000 समथिंग आपकी वैकेंसीज थी। फिर 2023 में क्या हुआ, वैकेंसीज थोड़ी सी कम हो गई, आपकी 8,415 रही। 2024 में आपका ये नंबर क्या था भाई, फिर से बढ़ा था, 17,727। अभी 2025 में आई थिंक कुछ 14-15,000 वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है, राइट। अभी 2025 का आपका रिजल्ट आएगा। ओके, तो अब एक बार देखते हैं कट ऑफ क्या रहा था। देखो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, कट ऑफ SSC का कोई फिक्स्ड नहीं है। कट ऑफ आपका बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो आपकी वैकेंसीज, अगर वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है तो कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है कम होगा। प्लस आपका एग्जाम पैटर्न, अगर एग्जाम ईजी है तो ऑब्वियसली भाई कट ऑफ बढ़ेगा। एग्जाम आपका डिफिकल्ट है तो बच्चे स्कोर कर नहीं पाएंगे तो कट ऑफ आपका कम हो जाएगा, राइट। तो देखो भाई 2019 में जो आपका ये जो कट ऑफ है ना, जो मैं आपको कट ऑफ बता रही हूँ, ये आपका UR है, ठीक है। ये आपका जनरल का कट ऑफ है, बाकी आप OBC SC/ST का आप इससे थोड़ा बहुत कम कर लेना, ठीक है भाई। SC/ST का कम होगा, OBC का इससे 2-3 मार्क्स कम होगा। ये जो मैं आपको कट ऑफ बता रही हूँ ये आपका जनरल का कट ऑफ है, बाकी आप OBC और SC/ST का थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। तो इसका जनरल का कट ऑफ आपका गया था 148 2019 में। 2020 में आपका कट ऑफ गया था जनरल का 132, 2021 में गया था 130, और देखिए 2022 में सिर्फ 114 गया था। क्यों गया था, क्योंकि आपने देखा ना भी वैकेंसीज आपकी कितनी थी, 37,000 वैकेंसीज थी, राइट। 2023 में देखो भाई जो आपका जनरल था उसका कट ऑफ 150 गया था, क्योंकि वैकेंसीज सिर्फ 8,000 रह गई थी। 2024 में भाई देखिए 2024 में हमारी वैकेंसीज बढ़ी थी, बट हमारा कट ऑफ भी बढ़ गया था। उसके पीछे रीज़न ये है कि भाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। अब ना हर साल आपका जो कंपटीशन है वो बढ़ता जा रहा है, चाहे वैकेंसीज बढ़े, चाहे एग्जाम कितना भी डिफिकल्ट हो जाए, फिर भी भाई कट ऑफ आपका बढ़ रहा है। तो 2024 में आपका 153 गया था UR का, और अभी जो आपका 2025 का एग्जाम हुआ है इसका जो कट ऑफ गया है Tier 1 का जनरल का, वो आपका 136 समथिंग गया है। तो इस बार आपके पेपर का लेवल भी मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा बता रहे थे बच्चे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ ये ठीक गया है 136। अब देखो जो आपका Tier 2 का कट ऑफ होता है ना, अब Tier 2 आपका 2019, 2020, 2021 वहां तो आपका अलग स्टोरी था, वहां तो पूरा पैटर्न अलग था। 2022 से आपका पैटर्न चेंज हुआ है ना। 2022 से आपके जो सिर्फ मेंस के एग्जाम है वही काउंट होंगे, प्रीलिम्स आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो जो प्रीलिम्स कट ऑफ है अगर आप वो ला रहे हैं आप क्वालिफाई हो, अगर आप उससे 40 मार्क्स ज़्यादा ला रहे हो फिर भी आप क्या हो, सिर्फ क्वालिफाई हो। आपका जो सिलेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ आपके किस पर डिपेंड करता है, वो आपका डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ आपके Tier 2 स्कोर पर। तो यहाँ पर मैंने एक एवरेज मिनिमम स्कोर लिया है, एवरेज मिनिमम कट ऑफ, ठीक है। Tier 2 का क्या गया है 290। ये 290 सभी पोस्ट के लिए नहीं है, पोस्ट वाइज अलग अलग कट ऑफ जाता है, ठीक है भाई। जो जितना हायर पोस्ट है, जिसको जितना ज़्यादा लोग चाहते हैं, उसकी कट ऑफ उतनी ही ज़्यादा हाई जाती है। बट सबसे ज़्यादा लोएस्ट कट ऑफ, मतलब कोई भी जो आपका जो सबसे ज़्यादा मतलब जो जिस पोस्ट की कट ऑफ सबसे ज़्यादा लोएस्ट जाती है, ठीक है, तो वो एक एवरेज मैं आपको बता रही हूँ, वो जाता है आपका 290। ये मैंने आपका 2022, 2023, 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग आपको बताया है। बाकी अभी 2025 का रिजल्ट अभी पेंडिंग है, अभी आएगा, राइट। तो एक ये मिनिमम कट ऑफ 290 स्कोर अगर आप ला रहे हो और आप जनरल कैटेगरी में हो तो आप खुद को थोड़ा बहुत सेफ और इन कंपटीशन मान सकते हो कि भाई आप कंपटीशन के अंदर हो। प्लस देखो ये भी आपका क्या है, ये आपका एक एवरेज कट ऑफ है,
ऐसा नहीं कि 290 अगर आप ला रहे हो तो आपका हमेशा सिलेक्शन हो ही जाएगा, नहीं। ये मैंने आपको एक एवरेज कट ऑफ बताया है कि आपके दिमाग में रहे अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो कि 390 में से 290 स्कोर तो आपको लेकर चलना ही होगा अगर आप एसएससी सीजीएल के अंदर कोई भी एक पोस्ट सिक्योर करना चाहते हो, राइट। तो ये आपका एवरेज मिनिमम कट ऑफ है, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम कट ऑफ, कि जो भी एसएससी सीजीएल में जो सबसे लोएस्ट कट ऑफ है जिसके थ्रू आपको कोई ना कोई एक पोस्ट तो मिल ही जाएगी, वो आपका 290 है, ठीक है, यूआर के लिए। प्लस ये आपका फिक्स्ड नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, ये आपका डिपेंड करता है एग्जाम पैटर्न पर, मतलब एग्जाम के लेवल पर, प्लस आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज पर। बट इतना आप अभी के लिए, अगर आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आप अभी के लिए इतना अपने दिमाग में टारगेट रखकर चल सकते हो। अब आ जाते हैं एसएससी सीजीएल 2026 पर। तो देखो भाई, इसका जो एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन है वो आपका अप्रैल और मई के बीच है, ठीक है भाई। अप्रैल और मई के बीच में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। जो आपका प्रीलिम्स है, टीयर 1 है, वो आपका जुलाई से अगस्त के बीच में कंडक्ट हो सकता है, राइट। बाकी आपका मेंस तो देखो भाई, मेंस तो डिपेंड करता है, काफ़ी बार एसएससी 3 महीने के अंदर भी ले लेता है, काफ़ी बार 3 महीने तक एसएससी प्रीलिम्स का ही रिजल्ट नहीं देता, तो वो टोटली डिपेंड करता है। बट आप फिर भी इतना लेके चलो कि आपको, जैसे अगर आपका जुलाई में प्री हो रहा है तो आप ये लेके चलो कि आपका अक्टूबर में मेंस हो जाएगा, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन करना है। अब एसएससी डिले करे वो उसके ऊपर है, बट आपको अपना इतना लेके चलना है कि भाई अगर आपका जुलाई में प्रीलिम्स हो रहा है तो आपको अक्टूबर का सोच के चलना है कि अक्टूबर के स्टार्टिंग में आपका मेंस हो जाएगा, मतलब आपको सिर्फ 2 महीने बीच में लेकर चलने हैं। इस बार आपका जो वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है वो है आपकी 15,000 से 25,000। अभी कोई ऑफिशियल डेटा नहीं आया है, बट इतना वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है। बाकी देखो भाई, नंबर डिपेंड करता है, काफ़ी बार ये होता है कि स्टार्टिंग में वैकेंसीज कम होती है, बट जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट के टाइम वैकेंसीज बढ़ जाती है, क्योंकि और जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो भी अपनी वैकेंसीज रिलीज कर देते हैं। तो वो डिपेंड करता है भी सरकार और डिपार्टमेंट्स कितना ज़्यादा वैकेंसीज रिलीज कर रहे हैं। ओके, तो ये नंबर आपका फ्लक्चुएट कर सकता है और ये इंक्रीज भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट ड्राइव, ठीक है भाई। क्या पता भाई और जो डिपार्टमेंट्स है वो अपना वैकेंसीज रिलीज कर दे कि भाई हमें भी चाहिए, तो वो आपका नंबर बढ़ भी सकता है। प्लस काफ़ी बार होता है कि भाई वो वापस भी ले लेते हैं, तो नंबर आपका कम भी हो सकता है। अब सबसे मेन क्वेश्चन आता है वाई एसएससी सीजीएल। तो वो तो खैर आपको वाई का आंसर अभी तक मिल ही गया होगा कि एसएससी सीजीएल आपको क्यों करना है ना। आपने देखा भाई कितनी बढ़िया बढ़िया पोस्ट है, राइट। तो देखो भाई, वही बात है, एक तो आपको यहाँ पे परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब मिलती है, अच्छा खासा सैलरी मिलेगा भाई, लेवल 4 से लेवल 8 का आपका पे स्केल रहेगा, तो बहुत अच्छा खासा सैलरी होता है ये, ठीक है। प्लस आपका क्या है भाई, प्रमोशंस भी बहुत अच्छे होते हैं इसमें, और आपका करियर ग्रोथ भी बहुत बढ़िया रहेगा, जॉब सिक्योरिटी रहेगी, पेंशन बेनिफिट्स रहेंगे, और बाकी आपको पता ही है भाई, सोसाइटी में एक रेप्यूटेशन, एक स्टेटस आपका डेवलप होगा, बिल्ड होगा। ओके, चलिए फिर आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपको हेल्प मिली है इस वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपके साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं आप उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अगर आपको चाहिए भाई कि मैं थोड़ा एसएससी लाइक प्रिपरेशन के रिगार्डिंग वीडियो बनाऊं, तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताना। एक वीडियो हम पूरा प्रिपरेशन के ऊपर बेस्ड रखेंगे कि आपको कैसे एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करना है। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।